नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो 8वां पाठ है निष्ठुर अनुकंपा, जिसे काका कालेकर जी ने लिखा है, उसका आखिरी भाग हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि एक खानदान है, बहुत ही नामी अच्छा परिवार था, जिसके 4 लड़के थे, जिनमें चारों लड़के जो हैं वो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हुनरमंद थे, लेकिन अपनी झूठी शान और ख़ानदानी इज्जत की वजह से वो कहीं पर काम करने नहीं जाते हैं। उनको लगता है काम कहीं पर और कहीं बाहर जाके काम करने से उनके परिवार की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, और धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है। घर में जो औरतें थी उनके गहने भी धीरे धीरे बेच दिए जाते हैं, और अंत में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है और वो बहुत ही मुश्किल से अपना दिन गुजार रहे होते हैं। फिर भी वो ऐसी परिस्थिति में रहकर भी आलस्य करके अपनी झूठी शान के लिए, अपने परिवार का के झूठे दंभ के लिए कहीं काम करने नहीं जाते हैं। और घर का एकमात्र, घर के आंगन में एकमात्र सहजन की फलियों का एक वृक्ष था। उसकी फलियों को बेचकर किसी न किसी तरह से अपना दिन को चला रहे थे, गुजार रहे थे। और सहजन की फलियां जो खरीदती थी एक कुंजड़िन, वो बहुत कम दामों में ही उनको खरीद कर ले जाती थी। उनकी बेबसी का वो फ़ायदा भी उठाती है, लेकिन अब ये इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में उनके घर एक मेहमान आते हैं और उनको इनकी परिस्थिति के बारे में पता चल जाती है। आंगन बरामदे में लेटे लेटे वो सब कुछ देखते हैं। अब आगे वह चुपचाप उठा, यानी वो जो मेहमान था वो बरामदे में चुपचाप सोया हुआ था। तो जैसे ही कुंजड़िन चली गई, सब लोग खरांटे देकर सोने लगे, तो वो उठा। उसने बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के उस सहजन के पेड़ के पास जा पहुंचा। यानी चुपचाप वो भी वहां उठा, उसने बरामदे में कोने में पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी उठाई और चुपचाप उस पेड़ पे, सहजन के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया, और रात काफ़ी थी, सब लोग सो रहे थे। तो उसने धीरे धीरे सहजन का जो वृक्ष उनके आंगन में था उसे काटकर नीचे गिरा दिया। फिर पौ फटने से पहले ही अंधेरे में वह अतिथि वहां से चला गया। पौ फटने से पहले यानी अंधेरा रहते रहते, भोर होते ही अंधेरा रहते रहते, वो जो मेहमान उनके घर में आया था, उसने वो सहजन का पेड़ काटा, वहां से वो चला गया अपने घर वापस। सवेरा हुआ, बड़े भाई ने उठकर देखा कि अतिथि बरामदे से गायब है। यानी जैसे ही सवेरा हुआ, बड़े भाई ने देखा कि अतिथि जो है वो बरामदे में नहीं है, और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा हुआ है, और जो सहजन का पेड़ था आंगन में, वो भी कटा पड़ा हुआ है। घर को सहारा देने वाले किसी बड़े बूढ़े के मरने से जो शोक छा जाती है, वैसा ही इस परिवार में फैल गया। यानी पर जिस तरह से किसी बड़े बूढ़े परिवार का ख्याल रखने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु से परिवार में दुख या मातम छा जाता है, वैसे ही इस सहजन के पेड़ के कटने की वजह से उनके परिवार में मातम छा गया, क्योंकि उसी की फलियां तोड़कर वो किसी न किसी तरह से अपने दिन गुजार रहे थे। तो उस पेड़ के कटने की वजह से सब लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। घर की बुढ़िया माँ कहने लगी, जो घर की माँ है बूढ़ी, वो कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह संबंधी नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन है। यानी माँ भी अब मेहमान को कोसने लगी, उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये सहजन का पेड़ उन्होंने ही काटा है। इसीलिए वो कोसने लगी और उसे बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगी। तो इसीलिए कहा कि पता नहीं, ये मेहमान नहीं है, ये हमारे पिछले जन्म का कोई दुश्मन है, जिसने हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज देता। यानी अगर इसको लग रहा था कि हम लोग बहुत मुश्किल से अपना समय बिता रहे हैं, कष्ट से हमारा समय बिता रहे हैं, हम पर तरस खाकर थोड़ा 8-10 मन गेहूं या चावल या कोई भी अनाज हमारे बरामदे में चुपचाप रख जाता, हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहजन के पेड़
को इससे क्या इसने क्यों काट डाला, यानी उसको कोसने लगे, पता नहीं क्यों इसने हमारे एकमात्र परिवार का एकमात्र सहारा ये जो सहजन का पेड़ है इसे ही काट डाला, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। तो उसने वही किया, तो ये उसने बहुत बुरा किया। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, यानी माता अपनी माँ से कहा, अम्मा जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, ना किसी ने नौकरी की ना किसी के आगे हाथ फैलाए, यानी जब तक हम कोशिश करते रहे कि हम अपने परिवार की इज्जत बचाएंगे तब तक हम लोगों ने वही किया। हम लोगों ने किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाया और किसी की नौकरी भी नहीं की, मगर आगे निर्वाह चलना मुश्किल है, यानी अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, पेड़ कट गया है, घर में अब कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, धीरे धीरे सब कुछ बिक चुका है, अब हम लोग कैसे चलाएंगे, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा, यानी हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। उस बस्ती में चारों भाई की अच्छी इज्जत थी, यानी उस बस्ती के लोग जो हैं वो, उस गांव के लोग जो हैं वो चारों भाइयों को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे परिवार से थे, बहुत ही शिष्ट और बहुत ही अच्छे लोग थे, इसीलिए उनकी बहुत सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वो काफ़ी मशहूर थे, यानी उनका खानदान काफ़ी अच्छा था और वो काफ़ी ईमानदार थे, इसीलिए काफ़ी लोग उन्हें पसंद करते थे। जहाँ जाते वहीं लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। तो इसी तरह से एक बड़े भाई को एक सज्जन आदमी ने, एक धनी सज्जन आदमी ने अपने घर पे नौकरी के लिए, अपने यहाँ पर नौकरी के लिए रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए, यानी धीरे धीरे सब लोग काम के लिए बाहर निकले और उन लोगों को कहीं ना कोई काम मिल गया, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, उनको कुछ ना कुछ वो कर ही सकते थे, तो उनको कहीं ना कहीं काम मिल गया। एक साल बीत गया और इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतते बीतते एक साल बीत गया। चारों की हालत अच्छी हो गई, सब लोग नौकरी करने लगे थे, घर में पैसे आने लगे, खाने की चीजें आने लगी और सब लोगों की हालत जो है वो धीरे धीरे सुधर गई, चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का कारोबार भी ठीक चलने लगा और उनके घर का जो बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था, वो भी धीरे धीरे ठीक से चलने लगा। घर में दूध दही की कमी नहीं रही, यानी घर की दूध दही जो है वो संपन्नता की निशानी है। जब लोग के पास बहुत अच्छे पैसे आ जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, तो वो जो है वो अच्छी तरह से रहने लगते हैं, तब दूध घी सब सारी चीज़ें जो है वो आने लगती है घर में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि घर में दूध घी की कहीं कमी नहीं थी, अन्न में भंडार भरने लगे थे, यानी अन्न से भंडार जो है, उनका भंडार गृह जो था, स्टोर जो था, वो ग्रेन्स से भर रहा था। उनके पास अब रहने और खाने की कोई भी अभाव उनके पास नहीं था। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर वही आया, यानी अब दूसरा साल आ गया, दूसरी दिवाली आई और वही मेहमान जिसने उनका पेड़ काटा था वो उनके घर आया। उसने बूढ़ी माँ से क्षमा मांगी, आते ही उसने सॉरी कहा, उनके चरण छूकर स्वीकार किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काटा, अपनी गलती उसने स्वीकार की। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, यानी उसका दिल जो था वो नेक था, उसके दिल में उसने जो गलत किया था उसके लिए एक अच्छी भावना थी, इसीलिए उसने वो जो सहजन का पेड़ था उसे काटा था। कोई खराब इरादा ना था, यानी किसी खराब इरादे से उसने उस पेड़ को नहीं काटा था, वह तो उसकी सहायता ही करना चाहता था। उसने इतना भी कहा, 200-400 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात ना थी, यानी 200-400 रुपए मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से दे सकता था, पर उससे कितने दिन चलते। मैं तो आपके मन में आपके मन में जो गलत भावना बैठी हुई थी उसको निकालना चाहता था। मुझे उसके लिए यही उपाय सूझा, यानी मुझे यही एक उपाय लगा कि जिस उपाय से मैं अपना काम कर सकता था, क्योंकि ये पेड़, अगर इस पेड़ के सहारे आप लोग रहते तो कोई भी कभी भी काम नहीं कर सकता था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों
भाइयों ने बड़े प्रेम से उसकी प्रेम से अपने अतिथि का खूब आदर सत्कार किया, यानी उसका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। तरह तरह के व्यंजन खिलाए और विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारे आलस्य और दुर्भाग्य को काट कर फेंक दिया था। यानी साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन आपने खाली पेड़ ही नहीं काटा था, उस दिन आपने हमारे आलस्य को काटा था, हमारे दुर्भाग्य को काट डाला था। अगर आप हम पर दया करके 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे पूरे बुजदिल बन जाते, यानी हमारा दिल जो है वो बुजदिल हो जाता, हम उसी अनाज को खाते रहते और फिर किसी न किसी तरह से अपने दिन को काटते रहते। तो आपने उस दिन हमारे आलस्य को और दुर्भाग्य को काट दिया था। आप ने हमारी बगीचे का पेड़ गिराकर हमारे रूठे हुए भाग्य को ही लौटा दिया। भाई बंधु हो तो ऐसे हो, यानी उन लोगों ने बहुत ही प्यार से उनकी विदाई की और उनको ये भी कहा कि भाई बंधु हो तो आपकी तरह ही हो। तो अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।